अब आते हैं वहाँ तक तो फ्रिक्शन ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं कि आखिर सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली। पता है वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप कोई राउंड राउंड घूम रहे हो तो मान लो इसका वेलोसिटी v है, मान लो तुम यहाँ पर हो, इसके गोल राउंड घूम रहे हो इधर, तो अब आप मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड से इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, तो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड ही आपका है, यानी आपको 2 मीटर पर सेकेंड से इसको रिवॉल्व करना है। लेकिन आपका जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो सेम रह रहा है, आपका डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रहा है, हर जगह पे चेंज हो रहा है। इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अगर बदलता है, अगर चेंज होता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पक्का से होगा। वेलोसिटी बदलेगा, एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर वेक्टर और एक वेक्टर को चेंज होने के लिए या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो डायरेक्शन चेंज कर दो, कोई एक चीज़ चेंज कर दो, या दोनों चीज़ चेंज कर दो। तब यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड तो सेम रह रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। इसीलिए ये जो वेक्टर है वेलोसिटी, वो चेंज हो रहा है, हर समय चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज ही हो रहा है तो यानी कि टाइम के साथ, तो यानी कि ज़रूर इसमें एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तुमको एक एक्सेलरेशन मिला, तो वही वही यहाँ पर मान लो एक एग्जांपल है कि तुम मान लो यहाँ पर खड़े हो और एक बॉल लेके स्ट्रिंग से इसको तुम चारों तरफ गोल गोल घुमा रहे हो। ठीक है, गोल गोल घुमा रहे हो, तो इसका जो बॉल का जो वेलोसिटी है, इस बॉल का वेलोसिटी है वो तो चेंज हो रहा होगा पक्का। तो वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है तो इसको पक्का एक एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। इस बॉल को एक एक्सेलरेशन होगा, इस बॉल को एक एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो बॉल को एक्सेलरेशन है, तब ये बॉल जब ये गोल घूम रहा है तो इसको पक्का एक फोर्स होगा। जब किसी को एक्सेलरेशन आया तो फोर्स तो उसमें होगा ही। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। जब एक्सेलरेशन आ गया, इसको मास भी है m, ठीक है, इसको मास m भी है, तो एक फोर्स तो पक्का लग रहा होगा ना। तो ये फोर्स किधर लग रहा होगा, अगर गोल कोई चीज़ पे घूम रहा है सर्कुलर में, तो एक फोर्स जरूर होगा जो सेंटर के तरफ लग रहा होगा, एक फोर्स जरूर होगा जो सेंटर के तरफ लग रहा होगा, तभी वो मास किसी के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। तो यहाँ पर उसी फोर्स को जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है, ठीक है, तब एक फोर्स हमेशा सेंटर के तरफ लगता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी के चारों तरफ रोटेट होता है, ठीक है, रोटेट होता है, तो उसको एक फोर्स है हमेशा सेंटर के तरफ लगता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली, इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। नेचुरली एन एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ, और हमेशा एक बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स सेंटर के तरफ लगता है, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। The external force required to maintain the circular motion of the body is called centripetal force। यानी वो एक्सटर्नल फोर्स जो कि इस बॉल को सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए सर्कुलर मेंटेन रखता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर गोल गोल घूम रहा है तो एक फोर्स जरूर होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जानते हो आप। ठीक है, तो इस बॉल का मास m है, ठीक है, ये वेलोसिटी v से इधर जा रहा है। अब मान लो इसका रेडियस r है सेंटर से, ठीक है, इसका सेंटर से इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, जो ये गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो इसका हम फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहाँ जो एक्सेलरेशन मिलेगा उसका वैल्यू होता है v² डिवाइड बाई r। ठीक है,
एफ वी स्क्वायर बाई आर, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल के लिए ए में तो एक्सेलरेशन हो गया, सी से दिखा देते हैं एक सब स्क्रिप्ट सी, तो उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो आपको क्या मिला, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये मिल गया आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। देखो वही लिखा हुआ ना यहाँ पर, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m is moving on a circular path of radius r with a uniform speed v, then the required centripetal force F is equal to mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, ये मिल गया। और ये कहाँ लगता है, ये फोर्स किधर लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा ये फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, सेंटर की तरफ लगेगा। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल से सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहला तो यहाँ पर है, इफ़ अ स्टोन अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इज व्हर्ल्ड इन अ सर्कुलर पाथ द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे यही एग्जाम्पल है कि एक बॉल है, उसमें स्ट्रिंग लगा दी है और आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहाँ से मिलेगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो स्ट्रिंग में, ये जो स्ट्रिंग मतलब होता है जो रस्सी है, स्ट्रिंग है रस्सी, इसके इसमें जो टेंशन लगता है, टेंशन जो लगता है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ये जो टेंशन फोर्स है जो इस रोप में लगा, रस्सी में लगा, स्ट्रिंग में लगा, उससे सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलता है इस बॉल को, इसको रोटेट होने के लिए। ठीक है, इसको रोटेट होने के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग का जो टेंशन है, स्ट्रिंग का जो टेंशन है उससे वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अच्छा, अब दूसरा देखो, फॉर द मून ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन। ठीक है, अब यहाँ पे सन होता है और प्लैनेट है। ठीक है, कोई प्लैनेट है, अब ये प्लैनेट है, ये सन के चारों तरफ घूम रहा है, घूम रहा है। तो वो कैसे घूम रहा है, सोचने वाली बात है। यहाँ तो रस्सी था, यहाँ तो स्ट्रिंग था, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ एक फोर्स होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वो क्या होता है, उसका वैल्यू जी। मान लो सन का मास m है, m1, और प्लैनेट का मास m2 है, और इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, तो हो जाता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये जो फोर्स हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अभी आते हैं हम, आते हैं अब दूसरे, अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे कह रहा है क्या कि आप जानते हो न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये जो चार्जेस जहाँ रहते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, इसी यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर कारण होता है, वो बिहेव करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा एग्जांपल है, अ साइक्लिस्ट negotiating a curved path bent towards the center of the path so that the horizontal component of normal reaction on the cyclist by the ground should supply the required centripetal force। ठीक है, अब मान लो कि आप ऐसे घूम रहे हो, माने कि मान लो कि आप सीधा इधर से आए हो सीधा, अब यहाँ पे जाकर आपको यहाँ पे कर्व होना है, रोटेट होना है।
ठीक है। जब आप सीधा स्ट्रेट आ रहे हो तो आप सीधा साइकिल चलाओगे, सीधा अपने आप को रखोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को सीधा ही रखते रहोगे, स्ट्रेट रखोगे, तो आप तो सीधा निकल जाओगे इधर। आपको रोटेट होने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए होगा ना, जो सेंटर के तरफ चाहिए ना होगा आपको। अब यहाँ तो हमेशा फोर्स आपको हमेशा नीचे मिलेगा, नीचे मिल रहा होगा। ठीक है, mg का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर लगता है, mg नीचे लगता है। ठीक है, तो हमेशा आपको स्ट्रेट पर आपको कोई भी ऐसा फोर्स नहीं मिलेगा जो कि आप पे सेंटर के तरफ लगे, जिससे कि आप इसको चारों तरफ घूम जाओ। इसीलिए आपको करते क्या हो, जब आप सर्कल में कहीं पे टर्न आता है और आपको है ना घूमना होता है, तो आप क्या करते हो, अपने आप को बेंड करते हो। किधर बेंड करते हो, किधर बेंड करते हो, जिस तरफ आपको सर्कल है उसके सेंटर के तरफ है, आप अपने आप को बेंड करते हो। क्यों बेंड करते हो, इसलिए बेंड करते हो जिससे कि आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए जो आपको इससे टर्न को पार करने में मदद कर दे। यानी इस टर्निंग पॉइंट को में आप एक उसके सर्कल को, उसके कर्व को आप पार कर सको। ठीक है, इसीलिए आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स पाने के लिए आपको कोई भी एक कर्व्ड पाथ पर आपको थोड़ा बेंड होना पड़ता है, जो पाथ है आपका उसके सेंटर के तरफ, उसके सेंटर के तरफ। ठीक है, और जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिलता है, वो जो आप सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जैसे कि ये इस एग्जांपल में देखो, ये जो बंदा है ये थोड़ा सा कर्व हुआ। क्यों हुआ कर्व, देखो मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये आर से भी दिखाते हैं या एन से भी दिखाते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या होता है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है और सरफेस है उसके उसके परपेंडिकुलर होता है। अब ये जो बंदा है जब ये टर्न कर गया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये है। अब ये जिधर रहेगा उधर ही ना इसका आर होगा। ठीक है, आर होगा तो इसका आर इधर है। ठीक है, अभी सीधा रहता तो इसका आर ऐसा रहता। अभी जब ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसका अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ गया, तो अब इसका एन या नॉर्मल रिएक्शन या आर से भी दिखाते हैं नॉर्मल रिएक्शन, तो आर इधर हो गया। तब ये जब इधर हो गया तो तब इसका एक कंपोनेंट मिलेगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में इससे आर का नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट मिलेगा, वही कंपोनेंट जो है, जो कोई आर साइन थीटा है ना, यही एक कंपोनेंट है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर देता है। आप आराम से कोई कर्व्ड पाथ को घूम जाते हो। ठीक है, कर्व्ड पाथ को घूम जाते हो। ठीक है ना, अभी देखो आप यहाँ पे, ड्यू टू दिस रीजन द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड इज रेस्ड, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब देखो यहाँ बैंकिंग ऑफ रोड्स किया गया है। अगर कार है, कार को रखो या साइकिलिंग कर लो, अगर मान लो कि कहीं पे कर्व लेना है, टर्न लेना है, मान लो यहीं पे ऐसे करके टर्न है, यहाँ से आप सीधा आ रहे हो, अब यहाँ टर्न है। अब अगर आप अपने आप को, अब कार जो है, कार कैसे खुद ब खुद बेंड हो जाएगा। साइकिल है तो ठीक है, साइकिल को बेंड कर लोगे आराम से। अब कार को कैसे बेंड करोगे, कार को बेंड, अब ऐसा तो नहीं ना है कि बाहर का आप दो पहिया उठा दोगे और अब इधर का रखोगे और है ना इधर बेंड हो जाओगे सेंटर के तरफ, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखोगे क्या कि आपको एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स का मिल जाए, मिल जाए सेंटर की तरफ, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करे। इसलिए क्या किया जाता है कि आपको बाहर से ऐसे उठा दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि आपका जो कार है वो थोड़ा सा बेंड हो जाए और आपको एक इधर, क्योंकि फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना, तो फिर एक इधर मिल जाएगा, फिर एक इधर मिलेगा। अभी क्या था, अभी सीधा था, केवल एक इधर मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या था, अभी तो सीधा था। ठीक है, जब हम इधर आ रहे हैं, हम आपको ऐसे जाना है। उसके बाद जब आपको बैंकिंग बना देंगे तो आप हो जाओगे ऐसे, तो ऐसे हो जाओगे एन, तो आप सीधा इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, तो इधर मिलेगा, तो एक जो ये हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है एन का वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा और आप आराम से है ना इसको टर्न कर जाओगे।
ठीक है। बिना आप है ना इसको, अगर आप मान लो कि इसका बैंकिंग यहाँ पे नहीं रहता तो क्या होता, बैंकिंग नहीं रहता ना तो आप इसको बाहर है ना सीधे सीधे बाहर है ना फेंका जाओगे। ठीक है, इसको टर्न ही नहीं कर पाओगे, एकदम सीधे है ना बाहर फेंका जाओगे। जैसे ही टर्न करने की कोशिश करोगे आप है ना सीधे बाहर है ना बाहर फेंका जाओगे आप। ठीक है, अब आता है एक टर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता है क्या कि ठीक है ये एक ऐसा फोर्स है जो कि है ना एक स्यूडो फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक स्यूडो फोर्स है या एक इनर्शिया फोर्स है। होता क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ठीक है, तो एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, एक फोर्स और लगता है जो कि स्यूडो फोर्स होता है। ठीक है, जो कि स्यूडो फोर्स होता है, वो फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट उसके पास एक इनर्शिया है, उसके पास एक मास है, आप एक मास है, इसी कारण एक फोर्स लगता है जो कि स्यूडो फोर्स होता है, जिसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। वो फोर्स क्या होता है, वो कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अंदर सेंट्रीपिटल होता है सेंटर के तरफ, और बाहर जो लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना अंदर लगता है सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एक स्यूडो फोर्स होता है, और वो बाहर लगता है। ठीक है, बाहर लगता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इक्वल होता है और अपोजिट होता है। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, और ये जो होता है ये अपोजिट होता है डायरेक्शन का सेंट्रीपिटल फोर्स का। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये तो है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ यही बोलता है ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही बोलता है कि आप अगर किसी चीज़ पर है ना फोर्स लगा रहे हो, मान लो ये वाल है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो तो ये मान लो 5 न्यूटन से, तो वाल भी है ना आपके हाथ पर लगाएगा 5 न्यूटन फोर्स। यही बोलता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दो कि है क्या, यहाँ पर आपका हैंड है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, वाल है। यानी कि दो बॉडी के बीच में न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ दो बॉडी के बीच में लगता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर केवल एक ही है, एक ही बॉडी है, दूसरा बॉडी कहाँ है। एक ही बॉडी पर है ना सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, एक ही बॉडी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं बोलोगे कि यहाँ पे आप न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर बस है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दे आर अपोजिट टू ईच अदर। बस यहीं पर है, ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए आपको दो डिफरेंट बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखो यहाँ पे लिखा है वही बात कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एज द रिएक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स दे रहे थे वाल पर, तो वाल हमको एक रिएक्शन दे रहा था इधर। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ठीक है सेंट्रीपिटल फोर्स है ना हमको मिल रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका रिएक्शन है, तो ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ है। ऐसा नहीं है, because centripetal force should not be confused as a reaction to centripetal force, because force of action the reaction acts on different bodies। एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे होता है। ठीक है, एक बॉडी दो बॉडी, यहाँ पर तो एक ही बॉडी है, इसीलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे नहीं लगेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब कुछ एग्जाम्पल्स है। उस एक एग्जाम्पल यहाँ दिया, देखो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या एग्जाम्पल है। जैसे कि क्रीम सेपरेटर हो गया, क्रीम जब हम निकालते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्रीम सेपरेट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही वर्क करता है। ठीक है, अब आते हैं
हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स पे एक मेरा वीडियो है, आप जाके देखना। वीडियो है का जो टाइटल है वो है टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल। वहाँ पर अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में और अच्छे से समझना है तो उस वीडियो को आप देखना, आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे हम बता दे रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स में होता है क्या कि अगर आपको किसी भी बॉडी में रोटेशन लाना है, ठीक है, किसी भी बॉडी में रोटेशन लाना है तो मोमेंट ऑफ फोर्स में रोटेशन लाने के लिए आपको जो मोमेंट आर्म ठीक है, और फोर्स, इस दोनों को आपस में परपेंडिकुलर रखना, तब उसको कह देंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें ये एक क्राइटेरिया है। ये आपको इस मोमेंट ऑफ फोर्स कहने का ही मतलब ये हो जाता है कि जो मोमेंट फोर्स कहने का मतलब हो जाता है कि जो मोमेंट आर्म है, ये देखो ये मोमेंट आर्म है, एल जो है यहाँ पे ये मोमेंट आर्म है, ठीक है। मोमेंट आर्म होता क्या है कि जो जो पाइवोट है, यानी कि जिस पॉइंट पर रोटेशन हो रहा है, ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वही पाइवोट है। तो वहाँ से जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स से, उस पाइवोट के एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी क्या है, वही मोमेंट आर्म कहलाता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, एल है मोमेंट आर्म, ठीक है, यहाँ से यहाँ एल मोमेंट आर्म है। और इस मोमेंट आर्म पर जब जो अप्लाइड फोर्स है, जो एफ अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर रहे मोमेंट आर्म पर, तो उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ये मोमेंट आर्म जो है, ठीक है, मोमेंट आर्म यानी एल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर फोर्स, जो फोर्स परपेंडिकुलर है ऑन द परपेंडिकुलर फोर्स, कहाँ पर, किस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, मोमेंट आर्म पर, तो उसे कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसका जो यूनिट क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, देखो इसमें एक फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, इसका एक डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखो अब यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट आर्म, ठीक है। अब निकाल लो आराम से। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। मोमेंट आर्म क्या है, लेंथ का यूनिट है, ठीक है, तो मीटर होगा, तो न्यूटन मीटर जो है एसआई यूनिट होता है मोमेंट ऑफ ए फोर्स का। देखो एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स का।